नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले IBN 24 ने प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप मामले में एक वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें महिला ने काफ़ी ज़्यादा रोते हुए, यानी उसकी आंखों में आंसू थे, जो इस मामले में पहले पीड़िता थी, इस समय आरोपी है। उस महिला ने सीधे और साफ तौर पर कहा कि पुलिस मुझे टॉर्चर कर रही है। आज इसी मामले में जो करनाल की जिला अदालत है, उसने महिला का 1 दिन का पुलिस रिमांड भी दे दिया है। ये भी इस मामले का एक और सच है कि पहली बार, यानी मैंने अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में पहली बार देखा कि एक वकील जो कि करनाल के जाने माने, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, उनके खड़े होने के बाद उन्होंने बाकायदा ये परमिशन कोर्ट से दिलवाई कि जहां जहां महिला को ले जाया जाएगा वहां वहां एक वकील साथ में रहेंगे, जिनका नाम राहुल बाली है। वो इस समय भी महिला के साथ है। जो भी महिला की इंटेरोगेशन हो रही है, रिमांड के दौरान जो भी रिकवर किया जाना है, वकील साथ में रहेंगे। तो यानी इस बात की संभावना लगभग खत्म है कि पुलिस कुछ भी प्लांट कर पाएगी। लेकिन इस हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले में बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब जनता जानना चाहती है। पहले भी हालांकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उस महिला का भी इंटरव्यू किया, उनके एडवोकेट्स का भी इंटरव्यू किया, लेकिन आज क्योंकि करनाल के एक ऐसे वकील हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो उस महिला की पैरवी भी कर रहे हैं, जिन्होंने सारी चीजें लगभग देख ली हैं और महिला का केस आज डिफेंड भी किया और अब महिला की तरफ से ही पेश होंगे, जिनका नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है। सबसे पहले उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस मामले में उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। सर, आपका सबसे पहले IBN 24 पर स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, महिला पीड़िता है या आरोपी है? थैंक यू वेरी मच। इसके अंदर जो सवाल है आपका कि वो पीड़ित है कि आरोपी है, मैं ये समझता हूँ कि जो हालात इस केस के हैं उसके इसको पहले ये डिक्लेयर करने के लिए ये पीड़िता है या आरोपी है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि पहला केस क्या कहता है। पहला केस लड़की ने दर्ज कराया था 376 का अगेंस्ट मिस्टर भाटिया, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है शहर का, और बच्चा बच्चा जानता है। और दूसरा है मौजूदा तहसीलदार। उस केस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई और SIT भी बन गई। SIT के बावजूद भी पुलिस ने कभी भी महिला की स्टेटमेंट वगैरह नहीं रिकॉर्ड की और ना ही इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जी। अब क्योंकि पुलिस जो है इंटरेस्टेड थी इसके अंदर, मुझे जो डिस्कशन ही पार्टी के साथ डिस्कशन हुई, पहले जो वकील थे वो किसी वजह से नहीं आए, बाद में उसके लड़की के पेरेंट्स वगैरह आए तो उन्होंने मुझे एंगेज किया रात को ही। तो उन फैक्ट से ऐसा लगता है कि पुलिस को कोई पॉलिटिकल प्रेशर था और पुलिस भी चाहती थी किसी तरीके से, कोई भी रीज़न हो सकता है जो कि मैं अंदरूनी हालात का नहीं पता, पर सर्कमस्टांसिस जैसे बोलते हैं कि पुलिस के ऊपर बड़ा भारी प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था और कुछ प्रशासनिक प्रेशर था कि वो इस लड़की को किसी तरीके से ट्रैप करें। तो मेरे हिसाब से ये केस, ये आरोपी नहीं थी बल्कि इसको ट्रैप किया गया, इसको कि फंसाने के चक्कर में, ताकि दोषीगण जो असली दोषी हैं उनको 376 के केस में बेनिफिट मिल जाए। यही कारण लगता है। ये कारण है। तो सर, इसमें मैं एक और बात जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बड़ी लंबी प्रैक्टिस रही है, करनाल के काफ़ी बड़े बड़े मामले आपके पास आते रहे हैं और उसमें आपको कामयाबी भी मिली। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है सर कि जिस तरह से एक MLA, उनके बेटे का नाम आ रहा है, आप ही के एक अधिवक्ता साथी हैं, उनका भी नाम आ रहा है, आप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा कि जो अजय भाटिया हैं वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करते हैं, सरकार में भी कहीं ना कहीं उनका दबाव आप कह सकते हैं या प्रेशर कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी किसी तरह की कोई बातचीत ऐसी हो सकती है, अक्सर बड़े लोगों की होती है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि करनाल पुलिस उस महिला को न्याय दे पाएगी? लोगों की ये मांग है कि मामला CBI को ट्रांसफर होना चाहिए, इसमें निजी तौर पर, क्योंकि कल तो आप वकील बने लेकिन नजर तो आपकी काफी समय से होगी इस मामले के ऊपर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मामला CBI के जाने लायक है या करनाल पुलिस ही इसमें न्याय दे पाएगी? देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस भी बोलता है और बाकी प्रेस के ऊपर डेली मामला उछल रहा था, जब से ये पर्चा 376 का दर्ज हुआ उसके बाद जो सही पुलिस, मेरे हिसाब से ये कोई ना कोई प्लानिंग बना रही थी मुलजमों के साथ मिलके, मिस्टर भाटिया के साथ और तहसीलदार साहब के साथ मिलके उनकी हेल्प करने के लिए कि किसी तरीके से ये मैटर ख़त्म हो जाए और ये 376 का इसका कंप्रोमाइज़ बना दिया जाए और ख़त्म करके इसको कैंसिल करा दिया जाए जी। उसके ये भी एविडेंस में आज कोर्ट के अंदर पेश हुआ है, जब पुलिस फाइल
कि लड़की से एफिडेविट लिखाए गए हैं। जी। पर सबसे बड़ी उस एफिडेविट में उस लड़की ने लिखा हुआ है कि मैंने ये गलत पर्चा दर्ज करा दिया और मैं अब नहीं चाहती इस केस को, इसको कैंसिल कर दिया जाए। और अजीब बात यह है कि सबसे पहले 376 का केस जब दर्ज हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट लड़की की हुई थी। 164 की स्टेटमेंट होने के बाद तो मजिस्ट्रेट के सामने सब स्टेटमेंट हो जाती है, उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। और उस स्टेटमेंट के बाद जी। पुलिस जो है मुलजिमों को क्यों नहीं अरेस्ट करती, ये एक शक के दायरे में आता है कि पुलिस जो है किसी इन्फ्लुएंस की वजह से जानबूझकर के उनको अरेस्ट नहीं करना चाहती थी, बल्कि इस लड़की को किसी ना किसी तरीके से घेर के ज़बरदस्ती उससे एफिडेविट लगाया जा रहा था, अंडर प्रेशर लगाया गया। वो मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि एफिडेविट लिखाने के बाद कि भी मेरा ये गलती से लिखाया गया, पुलिस ने एसआईटी ने दोबारा से 164 की स्टेटमेंट, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि ऐसे हालात में सेकंड स्टेटमेंट 164 की क्यों लिखाने के लिए पुलिस गई। जी। जब पुलिस ने एफिडेविट ले लिया था लड़की का, तो उस केस को उस एफिडेविट के बेस पे कैंसिल रिपोर्ट तैयार कर देती, चलो एक मिनट के लिए, जबकि पावर नहीं है पुलिस के पास। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर 376 के गैंग रेप के अंदर कभी कोई पुलिस कैंसिल नहीं कर सकती। जुडिक्शन अदालत की है वो देखेगी कि कैंसिल होने के लायक है केस के, नहीं होने के। जी। पर उन्होंने दोबारा से 164 की स्टेटमेंट कराई। लड़की ने फिर एफिडेविट देने के बावजूद फिर लड़की ने एफआईआर में जो उसने इल्ज़ाम लगाए थे, उसने फिर इल्ज़ाम लगाया। जी। फिर भाई क्यों नहीं अरेस्ट किया? इन दूसरी बार बनता था। दूसरी दफ़ा, चलो दूसरी दफ़ा भी उस लड़की ने अगर पैसे लिए होते और अगर इसने ये कह दिया था कि जी इस केस को ख़त्म कर दो और मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ, मेरे गलती से पर्चा दर्ज हो गया इनके खिलाफ, तो पुलिस को क्या जरूरत थी उसकी सेकंड टाइम 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की? जी। तो यानी ट्रैप शुरू से ही चल रहा था। बिल्कुल शुरू से उनके माइंड में ये था कि इट इज़ बेटर कि भी जब एफिडेविट से बात बढ़ेगी नहीं। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? अगर कोई विटनेस या कोई मुद्दई एफिडेविट देता है, प्रोसिक्यूशन पहले एफआईआर दर्ज कर लेती है, फिर एफिडेविट जब आता है पुलिस के पास, तो इसका मतलब ये है कि उसको शुरू से प्रेशर डाला जा रहा है, कोई किसी प्रेशर में दिया होगा उसने एफिडेविट। और अगर उसने एफिडेविट दे दिया था तो 164 की स्टेटमेंट क्या है ये दर्शाती नहीं पुलिस की इंटेंशन क्या है। वो चाहती है कि कोर्ट के अंदर भी ये अपने बयान बदले ताकि हमें कैंसिल करने में आसानी हो जाए। तो यानी सर जो सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, फिर इसको जायज मानते हैं या जल्दबाजी है कहना? अभी मैं कहता हूँ कि इससे पहले जिस वक्त पर्चा दर्ज हो गया था और पुलिस इनको पता लग गई थी कि अरेस्ट नहीं कर रही इनको, तो इमीडिएटली हाई कोर्ट चला जाना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन यहाँ से ट्रांसफ़र करा देते। और अदरवाइज़ अगर आप ये समझते कि ये सीबीआई का मामला है, ये बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियन भी आ गए सर अब तो बीच में। हाँ, रीज़न ये बताता हूँ मैं आपको। एफिडेविट के अंदर जो आज कोर्ट के अंदर मामला आया, उसके अंदर एफिडेविट्स के अंदर तैयार कराने के अंदर एक एमएलए का, लोकल एमएलए, रूलिंग पार्टी का एमएलए, उसका लड़का, उसका नाम भी आता है, एक वकील का नाम भी आता है, जो कि उस वकील लॉयर का और उसका इस केस से कोई कंसर्न नहीं। क्यों आए वो? इसका मतलब पॉलिटिकल प्रेशर तो ये साबित हो गया, रिकॉर्ड के अंदर है, मैं नहीं, ये ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड के अंदर है कि एमएलए का लड़का वो बीच में पढ़ के इनका आपस में प्रेशर डाल रहा था, भी कंप्रोमाइज़ करो, ख़त्म करो इस केस को। और उधर से एक लॉयर भी बीच में आ गया, उसका भी नाम दिया हुआ है पुलिस ने, रिकॉर्ड के अंदर है, सरकारी गवाह बना लिया, उसको गवाह बना लिया, उनको गवाह बना रखा है जी। अब ये पुलिस, इनको पार्टी को चाहिए था कि कम से कम हाई कोर्ट में जाकर के अपनी ट्रांसफ़र कराते इन्वेस्टिगेशन किसी बेटर एजेंसी के पास या सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट करते। तो कहीं ना कहीं सर इसका मतलब जो महिला का पक्ष है, उनके जो वकील है, उनकी भी कमी ये जानबूझकर देख रहे हैं या टाइम दिया गया है, या आप समझते हैं कि इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया? लॉयर्स का अपनी अपनी वे ऑफ वर्किंग होता है। उन्होंने उस हालात के अंदर पता नहीं क्या उन्होंने सजेशन दी उसको, हर एक की अपनी अपनी व्यू होता है। उन्होंने नहीं ठीक समझा होगा कि सीबीआई के अंदर इसको इमीडिएट एट दिस स्टेज भेजा जाए। जांच तो चेंज हो सकती थी सर, एसआईटी बनाई गई थी,
महिला आयोग आया, सवाल उठ रहे हैं, महिला आयोग के सामने महिला पेश नहीं हुई तो सवाल तो उठेंगे। देखो पुल साहब, ऐसे है कि ये तो लॉयर को देखना चाहिए। जब केस आपने ले लिया तो हर एंगल से उसकी केस को डील करना चाहिए। और अगर आपको पता था कि एमएलए इज इन्वॉल्व, हिज सन इज इन्वॉल्व, एक तरफ वो हो गया, लॉयर भी इन्वॉल्व हो गए हैं और उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और जिस दिन लड़की को अरेस्ट करते हैं इस केस के अंदर, उस दिन उस लड़की ने रो रो के जब शोर बचाया कि भी मुझे ज़बरदस्ती ये झूठा केस में फंसा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ट्रांसफ़र नहीं कराते इन्वेस्टिगेशन, तो संदिग्ध लग रहा है आपको कहीं ना कहीं मामला। तो इसका मतलब ये था कि चारों तरफ से लड़की को घेरा गया था, चारों तरफ से घिरा गया था। ये बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, राठौर साहब ने बोली है कि चारों तरफ से जो फीमेल है, जो महिला है, उसको घेरा गया था। यानी यहां पर सिर्फ आरोपियों की बात नहीं हो रही, जिनके इन्फ्लुएंस में वो फीमेल खुद चल रही थी, उनके ऊपर भी यहां पर सवाल है। सर, सबसे पहला मामला दर्ज होता है महिला के ऊपर 384 का, दूसरा पर्चा दर्ज होता है 376 का। उससे पहले बातें आ रही हैं कि महिला ने सल्फास वगैरह भी खा लिया था पुलिस में, यानी कि लिटिगेशंस पहले से चल रही थी आपस में। बात ये बताई जा रही है कि नौकरी की थी, मामला गैंगरेप तक पहुंच गया। अब क्योंकि आप इस मामले में, आपको जनता इस तरह से देख रही है, कल जैसे ही हमने पोस्ट डाली कि महिला के जो वकील हैं वो अब भूपेंद्र सिंह राठौर होंगे, तो लोगों ने इतनी उम्मीद के साथ कमेंट्स किए कि अब न्याय मिलेगा, अब सच्चाई सामने आएगी। क्या ये कहीं पर आपको लग रहा है कि जो 3-3 ये मामले दर्ज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेंसी की तरफ ये इशारा है? देखिए, जो महिला के ऊपर केस दर्ज हो रहा है, सेकंड केस जो दर्ज हुआ है जी, आज जो फैक्ट्स कोर्ट के अंदर आर्ग्यू हुए हैं, आप हैरान होंगे इस बात के अंदर कि 7.25 लाख रुपए का इस पर इल्ज़ाम है कि इससे रिकवरी हुई। 19 तारीख को ये रिकॉर्ड में पुलिस ने दर्ज किया हुआ है कि एक लॉयर के चैम्बर में वो लेडी को बुलाया गया था। अगर ये डिमांड ऑफ मनी का केस था, एक्सटॉर्शन का केस था, एक पढ़े लिखे करोड़पति आदमी के साथ एक आम मामूली औरत के साथ मुकाबला जो कर नहीं सकती उसका, तो 19 को भाटिया साहब पढ़े लिखे इंसान ने क्यों नहीं पुलिस को रिपोर्ट की कि ये आज वो पैसे लेने के लिए 19 तारीख को आ रही है, 21 को क्यों पे ये केस दर्ज किया गया? यानी ट्रैप लग रहा है आपको? बिल्कुल ट्रैप है ये। जहाँ तक ये केस का है, मुझे अंदरूनी हालात का नहीं अभी तक पता था, ये जो ट्रैप है ये 100% पुलिस ने ज़बरदस्ती इसके ऊपर 7 लाख रुपए इसके ऊपर ट्रैप किया, डाला है इसके ऊपर। लोग सर सवाल ये कर रहे हैं कि अगर अजय भाटिया जी को पैसे देने में दिक्कत थी, उनको लग रहा था मैं बेकसूर हूं, तो 6 लाख भी क्यों दी? जो 6 लाख की बात आ रही है, आज उसी 6 लाख की रिकवरी के लिए पुलिस लेकर गई है महिला को। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। 6 लाख रुपया FIR पढ़ी है आप जी? मैंने FIR पढ़ी है। FIR के अंदर उन्होंने कहा भी मेरे से 6 लाख लिया। एक पढ़ा लिखा आदमी FIR लिखा रहा है, ये नहीं लिखा सकता भी कौन सी तारीख को मेरे से 6 लाख रुपए लिया, किसकी प्रेजेंस में 6 लाख रुपए दिया, क्या 6 लाख का प्रूफ है, और मजबूरी क्या रही, क्या मजबूरी रही? और अगर वो इतना ही था, 6 लाख रुपए के ऊपर पर्चा क्यों दर्ज करता थाने के अंदर, जब उसको पता है मेरे खिलाफ दर्ज हो सकता था? 384 में तो पहले भी दर्ज था। 384 में पहले भी दर्ज था, ऐसी था कि पैसे की डिमांड कर रही है जी, तो 6 लाख का कर देते जी। तो आपको लगता है भी 6 लाख रुपए देते हुए भी पकड़वाया जा सकता था महिला को? ये ट्रैप है। मैं कहता हूँ 1,000 रुपये में पकड़ाया जाता था, 1 लाख में पकड़ाया जाता था। 6 लाख आपने दे दिया, क्यों नहीं एफिडेविट में लिखाया जी आपने? जब वो लिख के दे रही है कि जी मेरे से ज़बरदस्ती हो गया जी, और मैंने पर्चा दर्ज करा दिया, इसका मतलब उसके पास इन्फ्लुएंस था। और अगर इन्फ्लुएंस साबित कैसे होता है? इन्फ्लुएंस इसलिए साबित होता है, एफिडेविट पुलिस की कस्टडी में लिखा गया, पुलिस ने लिखा, और उसके बाद ये जो है लड़की का स्टेटमेंट, पुलिस सेकंड टाइम 164 के बयान लिखने जाती है, वहाँ लड़की फिर FIR वाली बात कहती है मेरे साथ रेप हुआ। तो क्यों कहा? इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जज हमेशा 164 की स्टेटमेंट लिखते समय ये पूछती है विटनेस से, या जो भी लेडी उसके पास ये लेडी गई थी, कि देखना आपने सोच समझ के अपने बयान देने हैं, अगर आपने गलत बयान दिए, सर्टिफिकेट देती है कोर्ट, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो लड़की ने उसके एफिडेविट देने के बावजूद भी उसकी कॉन्शियस ने कहा कि मैंने सच बोलना है, तो जज के सामने सच्चाई बताई उसने। तो पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया जी उसको?
और अगर एफिडेविट वो भी उसी टाइम बनता था। उसी वक्त बनता था, इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लेते। ये सारे सर्कमस्टांसेस एमएलए के लड़के का आना, वकील के चैम्बर में 19 तारीख को जाना, एफिडेविट लिखाए जाने, और 2 बार बयान होने 164 2 दफा बयान 164 के होने। आप तो कह रहे हैं आपने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं ऐसा। नहीं, ऐसा होता नहीं। जी 164 का जब स्टेटमेंट हो गया जी। तो उसका एफिडेविट था, तो इट वाज मोर देन इनफ। एफिडेविट को बिलीव करके कैंसिलेशन रिपोर्ट कर दो एंड टेक ए लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस मैन, अगेंस्ट द लेडी जी। जिसने एफिडेविट दिया है। भाई आज तुम उसके हस्बैंड ने अगर एफिडेविट दिया है या लड़की ने दिया है तो उनके खिलाफ एक्शन लो आप। ये कोई मजाक है क्या सिस्टम के साथ? सिस्टम के साथ मजाक जैसा लग रहा है। ये तो बिल्कुल मजाक लग रहे हैं ना। तो सर मैंने आज से कुछ दिन पहले जो अजय भाटिया हैं उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं कुछ देरी से पहुंचा था तो मुझे उनका अलग से इंटरव्यू करना पड़ा। मैंने उस समय एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जो कि एमएलए के जो बेटे हैं उनकी और उस महिला में बातचीत हो रही थी, और उसमें रिकॉर्डिंग में ये साफ तौर पर जो महिला थी उसने 6 लाख की बात को एक्सेप्ट किया था। जब उनके बेटे ने उनसे पूछा कि आपको 6 लाख कंपनसेट किए जा चुके हैं, तो वो आगे से हंसकर दिखाते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर तो 6 लाख रुपए का लोन है। और इस तरह की बात भी आई कि मुझे आप अगर नौकरी पे ही बने रहने दें, मैं जाऊँ ना मुझे सैलरी मिल जाए। इशारा तो ये बात ये कर रही है कि महिला भी कहीं ना कहीं शायद ऐसा चाह रही होंगी, तभी ये बात यहाँ तक पहुँची। महिला ने उस रिकॉर्डिंग में एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे न्याय चाहिए, अगर मुझे न्याय ना मिला तो मैं इस तरह की कार्रवाई करूंगी। यानी कहीं ना कहीं लोग इस बात को पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो पहले वकील थे वो भी कहीं इस पूरे प्रकरण में शामिल तो नहीं रहे। देखो उपल साहब, मैं वकीलों के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि हर एक आदमी की अपनी कॉन्शियस होती है जी। बाकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसके बारे में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जी वो उसका एक प्रोसीजर है, नेट प्रोसीजर। जी ये बात कोर्ट के अंदर आज भी उठी थी। जी स्टेट काउंसिल ने ये बात उठाई थी कि रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बट कोर्ट ने उस रिकॉर्डिंग को देखने के लिए इनकार कर दिया क्योंकि रिमांड का मसला था ये। जी। सेकेंडली, इस रिकॉर्डिंग के अंदर ये वॉइस किसकी है, आज मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग कब की ये है, इस पे किसकी भी है? सवाल हो सकता है। ये भी हो सकता है। ये इस रिकॉर्डिंग किसने रिकॉर्ड की है, सर्कमस्टांसेस क्या थे? क्या सर्कमस्टांसिस थे, जी। क्या वो हमारा उस रिकॉर्डिंग के अंदर इसी लेडी की आवाज़ है? आज तक भी रिमांड के अंदर किसी रिमांड में पुलिस का रिमांड लेना चाहते हैं, वो किस बात पे लेना चाहते हैं? एक तो पैसा लेना, 6 लाख रुपए जो ले लिया रिकवर करना। दूसरा, अब एक नया नाटक आया जब इन्होंने रिवीजन डाली रिमांड के खिलाफ, जी। तो वहाँ पे इन्होंने कह लिया जी एक इनसे लैपटॉप रिकवर करना है। लैपटॉप की क्या भूमिका बताई सर? पता नहीं उसके अंदर, उसमें कोई खोलते नहीं है, कहते एक लैपटॉप रिकॉर्ड करना है, उसके अंदर फीड किया हुआ है। अब मुझे नहीं समझ आता कि मुलजम जो है, अगर लेडी है, वो पहले तो कोई कन्वर्सेशन किसी साथ करेगी, फिर वो लैपटॉप के अंदर उसको फीड करेगी। कोई कर सकता है? कोई लैपटॉप की कहानी आ गई जबकि किसी रिमांड में पहले नहीं थी। अब ये इसके बारे में टिप्पणी करना इस स्टेज के ऊपर प्रीमेच्योर होगा। मैं नहीं कह सकता कि ये जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी है वो वैलिड है, लीगल है, लीगली एडमिसिबल है या नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर इसका प्रोसीजर ये होता है कि हमेशा वॉइस सैंपल लिया जाता है और वॉइस सैंपल लेकर के जिसकी भी वॉइस है उसके अंदर उन सभी पार्टीज़ का सैंपल लेकर के एंड एफएसएल में भेजा जाता है जी। और वहाँ पे कंपेयर होने के बाद फिर पता लगता है कि वाकई ये आवाज़ जो है इस लेडी की है कि नहीं है। तो इस स्टेज पे ये कह देना जल्दबाजी होगी और ये प्रॉपर भी नहीं है, प्रॉपर नहीं है सर। जिस तरह से एसआईटी बनाई गई थी 2 मामलों की जांच के लिए, एक महिला की तरफ से 384 का मामला दर्ज था, माफ़ कीजिएगा महिला के ऊपर 384 का मामला दर्ज था, आरोपियों के ऊपर भी 376 का मामला दर्ज था। एसआईटी बन गई अभी तक, क्योंकि मामला वैसे कल ही आया आपके पास, लेकिन जब मामला कोई लेके आया होगा तो आपने उस बारे में भी पूछताछ की होगी। एसआईटी अभी तक किस यानी नतीजे पर पहुंची है जाँच के? कुछ अभी तक पता लग पाया आपको, या जो बात आप दोहरा रहे हैं बार बार की इंसाफ की उम्मीद करना बेईमानी है? देखो, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास तो लड़की के पेरेंट्स आए थे, फादर आया था एंगेज करने के लिए,
तो लड़की तो जेल में थी। जी अब एसआईटी को उसने ज्वाइन किया या नहीं किया, जी ऐसा आज केस वो 376 का तो था नहीं। जी एसआईटी के बारे में डीएसपी वाज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। और क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है एसआईटी ने अभी तक कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की, नतीजा नहीं निकला भी। कोई नतीजा नहीं। और मैं जानता हूँ पुलिस की वर्किंग को। जी अगर मैं एसआईटी ने कोई पर्चा दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन ले ली है, अगर मुझे उसमें एब्सेंट दिखाना है, उनकी कलम में लिख देंगे कि बीबीएस राठौर नहीं आया, या कोई भी है जिसके खिलाफ है, जिसको बुलाना है उन्होंने, लिख दें अपने पास है, उनके पास रोज नाम तो उनका है, पुलिस फाइल उनकी है, लिख दें उसके अंदर आज हमने ये मैसेज दिया था, वहाँ कोई ये है कि मेरी सर्विस हुई है, कोई ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। पर अभी तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, और ना ही एसआईटी ने ये अपनी फाइंडिंग दी है कि ये गलत मुकदमा दर्ज हुआ है। जी तो सर जिस तरह से आपको भी इस मामले में पता लगी गया होगा, जो महिला से 7.25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, बात आ रही है कि जिन अधिवक्ता की हम बात कर रहे हैं, संजीव मंगलौरा शायद उनका नाम है, उनकी गाड़ी में वो पैसे बरामद हुए हैं। इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर महिला, यानी सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि अगर महिला ने पैसे लेने होते तो वो कोर्ट क्यों आती, पार्किंग में क्यों आती, सामने यानी कि पूरे का पूरा प्रशासन बैठा है, सामने कोर्ट है, सामने जजेस हैं, जगह कोई और भी हो सकती थी। क्या लग रहा है आपको इस मामले में, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, परेशान है इस बात को लेकर कि सवाल सब अजय भाटिया पर उठा रहे हैं, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं महिला और उनके वकीलों पर भी लग रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? अभी तक तो बेहद पेचीदा मामला नजर आ रहा है। देखो, दो बातें सामने आपके सामने आई हुई हैं, आप भी बहुत दिन से इस मामले के अंदर हो जी। एक तो जो मंगलौरा वाले वकील हैं, संजीव है उनका नाम, उनका रिकॉर्ड के अंदर नाम भी आया है, पुलिस ने लिखा हुआ है कि उनकी हमने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करी है। अब वो 19 तारीख को 19 तारीख को ये पुलिस का कहना है रिकॉर्ड के हिसाब पे, उन्होंने लिख के दिया हुआ है पुलिस रिमांड के अंदर, जब उन्होंने एप्लीकेशन मूव की है, कि ये 19/8 को भी लड़की वहाँ पे आई थी, बिल्कुल ठीक, पैसा लेने के लिए। जी। इट मीन्स कि अजय भाटिया को सूचना थी इस बात की। उस अजय भाटिया को सूचना थी, और क्या मंगलौरा अपने पास से पैसे देता? अगर उसके पास सूचना थी, एक एजुकेटेड आदमी है, शहर का मोजिज आदमी है, पैसे वाला इंसान है, तो वाई ही डिड नॉट रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस? इसमें उसको पुलिस को बताने में क्या हिचक गई थी, जबकि पुलिस उसकी हेल्प कर रही थी। आपको लग रहा है हेल्प कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। जहां तक इन्वेस्टिगेशन है, ये तो अनफेयर है, अनफेयर लग रही है, बिल्कुल अनफेयर है। पुलिस जो है, अब ये इसको 376 के केस को ख़त्म करने की उस तरीके की तरफ चल रही है। तो ख़त्म हो सकता है सर? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्योंकि अब जो कंप्लेनेंट थी इस समय वही अक्यूज्ड है, क्या एफआईआर कैंसिल हो सकती है? क्योंकि अगर इसकी आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है, अगर आपको भी लगता है कि इस दिशा में कदम पुलिस ने, प्रशासन ने और अजय भाटिया ने बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब तो फिर कहीं ना कहीं अब महिला इस चक्रव्यूह में फंस चुकी है, या अभी भी दरवाजे उतने ही दोनों तरफ से खुले हुए हैं? दो बातें हैं, देखिए मैं बताऊँ। इसके अंदर एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, जो विच आई हैव कम टू नो नाउ। नंबर 2, पुलिस इज आउटराइटली हेल्पिंग द एक्यूज पर्सन। अब इसके लिए क्या एविडेंस है वो मैं बताता हूँ आपको। क्या वाई आई एम सेइंग सो, क्यों मैं ये बहुत बात बोलता हूँ कि पुलिस इंटरेस्टेड है। कि रेड हुआ 21 तारीख को, 21/8 को रेड हुआ, ये पुलिस का केस है, 1:30 बजे 2 बजे के करीब है। एफआईआर के अंदर 12 सेक्टर लिखा हुआ है। एफआईआर में ये नहीं लिखा भी लॉयर्स के पार्किंग के अंदर मुझे बुलाया है पैसे देने के लिए। पुलिस को नहीं पता है वो पार्किंग में आएगी कहाँ आएगी, और पुलिस इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाती है पार्किंग के अंदर। और फिर सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए थे? देखो मैं बताता हूँ, मेरी हाँ बिल्कुल ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हैं, मैं बहुत केस किए इनके। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं, पुलिस जैसे कहती है वैसे करते हैं, वो भी ये बिल्कुल होते हैं। ये इनको मुझे पता है, ये तहसीलदार लेवल के आदमी होते हैं ये, और ये जो करते हैं मुझे पता है, सब पता है मुझे। ये शाम को इनको बुला करके इनसे साइन करा लेते हैं। क्या है इसके अंदर, डेली हो रहा है इनके केसों में। इसी तरीके से
जब ये 21 तारीख को इन्होंने अरेस्ट कर लिया 7.25 लाख रुपए के हिसाब से, तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर पुलिस को ये नज़र आता है कि 24 घंटे लगने हैं, 24 घंटे के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, तो पुलिस इज सपोज टू इमीडिएटली, पुलिस का फर्ज बनता है कि उसको अरेस्ट तो हो गई, केस खत्म हो जाता है उस वक्त, रिकवरी भी होगी, सब कुछ हो गया, स्टेटमेंट होगी, सबकी होगी। 1 घंटा लग गया होगा, 2 घंटे और लगा लो। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को कोठी पे भी जा कर के पुलिस एप्लीकेशन दे दी, अभी हमें टाइम चाहिए, अभी अरेस्ट किया है और हमने ये पूछताछ करनी है जी, और ये रिकवरी करनी है कुरुक्षेत्र में। 21 तारीख को वो उस लेडी को कभी भी उसका कन्फेशन स्टेटमेंट नहीं लिखते, और 21 तारीख को जिस दिन उसका रिमांड रिजेक्ट करता है कोर्ट, उसके अंदर आईओ की स्टेटमेंट आई है जी, क्योंकि लड़की ने बताया कि जी मुझे तो ये, उसके हस्बैंड को तो ये ले गए कुरुक्षेत्र पैसा रिकवर करने के लिए, ये कह के, और पुलिस ने 22 को लड़की को पेश किया और ये बात कंसील कर ली कोर्ट से कि जी हम 21 तारीख को ले गए थे इसको। 21 को तो उनको कुछ 6 लाख मिले नहीं वहाँ से। कानूनी रूप से ठीक था सर? ये गलत था। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे से ज़्यादा होनी है, उनको टाइम लगता, तो इनकी ड्यूटी बनती थी, आईओ ड्यूटी बाउंड था लीगली, कानूनी तौर से, कि वो कोर्ट को, उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट को चाहे रात को घर पे पेश करे, कहीं भी करे, ड्यूटी को करे, इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करे और ये कहे सर हमें रिमांड चाहिए, इसका 2 दिन का इन्वेस्टिगेशन लेंथी है, इसके अंदर हमने और चीज़ भी रिकवर करनी है। कानूनी पहलू ये था। कानूनी पहलू ये था जी, उसका डिस्क्लोजर होता पुलिस के पास कि हाँ इसका मतलब ये है कि ये इसको इग्नोर करके, बाईपास करके डायरेक्ट वहाँ पे इसको ले गए, ये दिखाने के लिए इनफैक्ट ये शो करना चाहते हैं कि जी हमने 6 लाख की एफर्ट्स कर दी वहाँ पे जी, कोई रिकवरी हुई नहीं। ये तो जज साहब ने पूछ लिया कोर्ट को 22 तारीख को लड़की के बताने के ऊपर कि जी इसको तो मुझे तो कुरुक्षेत्र ले गए थे। जज साहब ने क्वेरी पुट की है जज आईओ को, थानेदार को, कि भाई आप इसको 21 तारीख को अरेस्ट करने के बाद जब रेड हुआ उसके बाद इसको कुरुक्षेत्र ले गए आप? कहता हाँ जी ले गए थे जी, दोनों मुलजिमों को ले गए थे। और रिकवरी हुई? नहीं हुई। आप दिखाइए पुलिस फाइल के अंदर आपका कोई हवाला है? नहीं है। और 22 तारीख को फिर ये लिखते हैं कि जी हमने कुरुक्षेत्र ले जाना है। इसका मतलब 21 को जब ये कुरुक्षेत्र जाते हैं उस फैक्ट को इन्होंने कंसील किया, कोर्ट को मिसलीड किया इन राइटिंग। यानी वो आपको लग रहा है कि झूठ बोला था? अपने आप वो फंस गया, वो अपने ट्रैप में आ गया। ट्रैप में फंसाने वाले खुद फंस गए। हाँ यस। जज ने जब उसको क्वेरी कर ली, भाई तुम तो कल भी कुरुक्षेत्र गए, आईओ ने इन गुड फेथ कहा कि यस, पता नहीं घबरा गया या जो भी कुछ कही उसने कि हाँ फैक्ट ये इट इज हार्ड फैक्ट, गए भी थे 21 को ये गए वहाँ, रिकवरी नहीं हुई, कोई पैसा नहीं हुआ। 22 को ये लिखना कि जी हमने आज इसको कुरुक्षेत्र ले जाना है इसलिए रिमांड दिया जाए। जज ने कहा भी जब आप मानते हो कि 21 को ले गए, रिमांड नहीं लिया, तो मैं तुम्हें रिमांड किस बात का दूं जब 21 को आप चले गए? और क्यों नहीं आपने इसको रिकॉर्ड के अंदर एंटर कराया? ये बिल्कुल वायलेशन थी, मिसलीडिंग थी, कोर्ट के साथ मिसलीड किया और पर्जरी है। और आज मैंने बहस में कोर्ट को कहा है, मैं जज साहब जुडिशियल सिस्टम को ठीक रखने के लिए काइंडली टेक एक्शन अगेंस्ट दिस पुलिस ऑफिशियल आल्सो, जो आईओ है। यस, बिकॉज ही हैज मिसलेड द कोर्ट और कोर्ट के साथ इसने पर्जरी की है। पर्जरी मीन्स मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट इन द कोर्ट। इसने ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए दिए कि आज लड़की ने बताया कि कुरुक्षेत्र से पैसा लेना, जबकि 21 तारीख को कुरुक्षेत्र चला गया था। 21 वाली सारी बात को इसने छुपा लिया। वाई 21 तारीख वाली बात को इसने मेंशन क्यों नहीं किया? वो आपको लगता है बड़ा सवाल है? ये बहुत बड़ा सवाल था, जो ये शो करता है कि पुलिस इसको इतना हराश करना चाहती थी मेंटली एंड फिजिकली कि किसी ना किसी तरीके से ये 6 लाख वाली स्टोरी को करोबरेट कर दें हम।
सर आज जिस तरह से महिला ने पहले दिन भी बोला था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आज भी जब हमारे रिपोर्टर्स कोर्ट में मौजूद थे, आपका इंटरव्यू भी उन्होंने वहाँ पर किया, उन्होंने यानी उस महिला ने कहा कि पुलिस मेरा टॉर्चर कर रही है, पुलिस मेरा टॉर्चर कर रही है। उन्होंने बार बार ये बात बोली कि मुझे बचा लीजिए, यानी उम्मीद किससे? पत्रकारों से उम्मीद है कि पत्रकार मुझे बचा लेंगे, और शायद इसी वजह से मैं आपके पास आज पहुंचा भी। तो किस तरह से आप इसे देखते हैं कि मेरा टॉर्चर हो रहा है? क्या महिला या उसके जो आपके पास पेरेंट्स आए थे उन्होंने बताया कि वाकई कुछ ऐसा हो रहा है, या सिर्फ वो मीडिया की कवरेज लेने के लिए मात्र बरता? नहीं नहीं, देखिए मुझे पता लगा था, उनके पेरेंट्स ने बताया, लड़की के पेरेंट्स ने बताया कि टॉर्चर तो उसको किया है, और पुलिस जानबूझ के उसको इतना प्रेशराइज और टॉर्चर कर रही थी कि ये लड़की कुछ ना कुछ अपने हाथ से लिख के दे दे इनको। ये लिखवाना चाहते थे। ये जितने एफिडेविट हुए हैं और कि ये मैंने गलत फैसला कर दिया जी, ये कर दिया, ये जो कंटेंट्स शो करते हैं कि ये मैंने तो अनजाने में लिखा दिया जी, ये शोज़ कि भी पुलिस इस लाइन पे ही लिखवाना चाहती थी और ज़बरदस्ती लिखवाना चाहती थी। एसआईटी का मकसद ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। एसआईटी में क्या है जी, वही तो पुलिस ऑफिसर हैं, और कौन को स्पेशल पुलिस ऑफिसर थोड़ी हैं वो। तो आपको लग रहा है भी जो अजय भाटिया हैं वो मामले को प्रभावित कर सकें, इस वजह से इतना जो टाइम गैप ले लिया गया? सर अगर कोई छोटा मोटा सड़क चलता आदमी होता, कोई मध्यम वर्गीय परिवार का होता या ठीक ठाक होता, तो आपको लगता है कि एसआईटी बनती और इतना समय दिया जाता कि भी इसके साथ नाजायज ना हो? क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। इसमें तो हमारे पास ऐसे केस हैं जिसके अंदर क्लियर कट एफआईआर से नज़र आता है कि एक एज्ड लेडी कंसेंट के साथ सारा कुछ हो रहा है, और 101 प्रूफ होते हैं उनके साथ, फिर भी मुलजम को अरेस्ट करते हैं जब 164 के बयान हो जाए, तो जबकि ऑफेंस ही नहीं बनता एफआईआर से, फिर भी अरेस्ट करते हैं पुलिस। तो फेवर दिया गया बिल्कुल 100%। अगर देखिए, मैं नहीं कहता भी उसका वर्शन लड़की का उसने राइटली रॉन्गली, मैं नहीं समझता, इसलिए थोड़ा सा क्या उसका एग्जैक्ट रीज़न है 376 के एलिगेशन लगाने का। अगर वो एलिगेशन ठीक है, मैं ये समझता हूँ हमारे हिंदू समाज के अंदर लेडीज़ जो हैं कई चीज़ें छुपा लेती हैं। हो सकता है कि उसने किसी परिस्थिति, हालात की वजह से, मजबूरी की वजह से, जो एक नौकरी कर रही है, ये बातें उसके साथ जो जाती हो रही थी, रेप की या जो भी थी, उसको उसने बाद में डिस्क्लोज़ किया हो जी, और इन्होंने अपनी डिफेंस बढ़ाने के लिए इसके खिलाफ एलिगेशन लगा दिए। ये आपको लग रहा है? मुझे तो ये लगता है। सर यहाँ मेरे अब दो अंत में सवाल है, काफ़ी आपने खुलकर बातों के जवाब दिए, मुझे लग रहा है जो लोग अभी देख रहे हैं उनके भी काफ़ी सारी क्वायरीज ठीक हो गई होंगी। सर आज की तारीख में जो मेन एक्यूज्ड हैं इस मामले के, अजय भाटिया, क्या अब वो गैंगरेप मामले के आरोपी हैं, या रास्ता साफ हो चुका है कि आज नहीं तो कल उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, एफआईआर कैंसिल हो जाएगी, और जो पीड़िता ही थी वो उस चक्रव्यूह में फंस चुकी है कि अब उसे शायद नहीं निकाला जा पाएगा? या अभी आपको लगता है कि न्याय के लिए आप इतनी लड़ाई लड़ सकते हैं कि एक बार फिर से यानी गाड़ियाँ उसी ट्रैक पर चल पड़ेंगी जिस पर चलनी चाहिए थी? देखो, ऐसे है कि अगर तो पुलिस इंसाफ की तरफ चले तो इनको अरेस्ट करना चाहिए था, इनको अभी तक कर लेना चाहिए था। ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनोसेंट थे, प्रूफ के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, जो इन्वेस्टिगेशन में और एविडेंस आता है उसके बेस के ऊपर कोर्ट की फाइंडिंग आनी चाहिए थी। जबकि ये तो और केस भी आपने देखे होंगे, जो बड़े बड़े केस हुए हैं, आसाराम वाला केस देख लो, दूसरे केस देख लो, जो 10-10 साल के बाद एलिगेशन जो लगे हैं, एंड दे वर अल्टीमेटली कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। हालात ऐसे बन जाते हैं। इसकी लड़की की मजबूरी हो सकती है कि इसके साथ रेप हुआ हो और इसको मिसयूज़ कर रहे हो, और उसने मजबूरी के अंदर उसने ये सारी उसको करना पड़ गया हो ऐसा काम, और वो चुप रही हो अपनी इज्जत को बचाने के लिए भी, समाज में मेरा क्या होगा। तो अगर पुलिस ईमानदार होती, एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदार होता, मैं नहीं समझता क्या जरूरत थी फिर वाई एमएलए और उसका लड़का रूलिंग पावर का क्यों आ गया जी बीच में? वो उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? सरकार की सपोर्ट भी लग रही है आपको अजय भाटिया को? जी मुझे बताओ, जब एमएलए ड्यूटी अपनी जिम्मेवारी ले रहे हैं और उसका लड़का पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है, ये पुलिस का रिकॉर्ड बोल रहा है, ना कि मैं अपने पास से बना रहा हूँ। वो भी गवाए एमएलए के जो बेटी हैं इस समय, वो भी गवाए पुलिस रिकॉर्ड में इस समय? यस। ओके।
उनको वो कैसे आगे पिक्चर में है? इसका मतलब एक इन्फ्लुएंशियल आदमी किसी ना किसी एमएलए मंत्री की हेल्प ले रहे हैं इस केस के अंदर कैंसिल कराने के अंदर, और फिर जब वो पिक्चर में आ जाते हैं और एक लॉयर जिसका नाम आ रहा है वो भी कॉन्फिडेंस में ले लिया उन्होंने, जबकि वो डिफेंस काउंसिल नहीं था, वो उसका काउंसिल नहीं था लेडी अच्छा, का, वो वकील भी नहीं था। वकील भी नहीं था। तो ये लोग कैसे आ गए उसके अंदर बीच में और लड़की को कंपेल करने लगे कि तुम एफिडेविट दो? तो आपको इसका लग रहा है कि मतलब पिक्चर ये तैयार की जा रही थी, पहले शूट 21 तारीख को कर दिया उसको। बस 21 तारीख को कर दिया। भी अब जब उन्होंने देख लिया कि एफिडेविट देने के बावजूद भी लड़की ने अंदर कोर्ट के अंदर सच्चाई बता दी है, इनके पास रास्ता नहीं कुछ बचा, इसको अरेस्ट करना पड़ेगा, तब उन्होंने इस केस के अंदर एक एडिशनल एविडेंस क्रिएट करने के लिए कि लड़की ने एफिडेविट भी दिया हुआ है और इसने पैसे के अंदर ये एफिडेविट में लिख दिया कि इसने झूठा मुकदमा किया है और ये रिकवरी होगी है पैसे मांग के, तो इसका मतलब ये इसने इसको ब्लैकमेल करने के लिए पर्चा दर्ज किया था, इनको कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी 376 के केस को। सर यहाँ मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि अब इस समय 3 मामले हैं। पहला, जो अजय भाटिया हैं, गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी हैं, उनकी तरफ से मामला दर्ज करवाया गया था महिला के ऊपर 384 का, महिला की तरफ से 376 का मामला दर्ज करवाया गया। फिर से जिस मामले की अभी हम बात करें हनी ट्रैप का, टोटल 3 मामले हैं। जो भूपेंद्र सिंह राठौर हैं, जिनकी अपनी एक अच्छी छवि है समाज के अंदर, वकीलों के अंदर, करनाल के लोगों के अंदर, कि ये न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, क्या आप ये तीनों मामले लड़ेंगे या सिर्फ जो हनी ट्रैप, जिसे हम हनी ट्रैप कह रहे हैं, आप सिर्फ ट्रैप कह रहे हैं, या सिर्फ इस मामले की पैरवी आप करेंगे? देखो, मैंने तो अभी इसी केस के लिए कहा है उन्होंने, अब आगे तो पता नहीं अब क्या होगा, पोजीशन होगी जैसे होगा वो। एज ए सिटीज़न ऑफ सिटी और एज ए लॉयर आल्सो, इट इज़ माय मॉरल ड्यूटी कि भी मैं किसी बेसहारा लेडी की मदद करूं अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, मैं शुरू से हमेशा जहाँ किसी भी क्लाइंट के साथ पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने या पॉलिटिशियन ने अगर जाति की है तो मैं हमेशा उसका पक्ष में खड़ा हो जाता हूँ। ये मेरी नेचर है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो मैं तो समझता हूँ कि भी इस केस के अंदर कोई भी एलिगेशन है, अगर 376 के एलिगेशन उसने लगाए थे, पुलिस ने और पॉलिटिशियन ने मिल के इस केस को 376 के केस को ख़त्म करने के लिए ये अल्टीमेटली दूसरा मेथड अडॉप्ट किया कि इसके पर ट्रैप करके इसके पास रिकवरी 7.5 लाख की प्लांट करके, ताकि ये साबित हो जाए कि इसने पैसे के लिए ही पर्चा दर्ज कराया था, इसके साथ कोई रेप नहीं हुआ। ये एक एविडेंस क्रिएट करके केस को कैंसिल करने की तरफ चल रहे हैं। क्या सक्सेसफुल होंगे सर? देखिए, अगर तो ये पुलिस के ऊपर तो देखो है, पुलिस मुझे ऐसे तो लगती है लाचार है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पूरा है, मजबूर है पुलिस, और पुलिस चाहते हुए भी अरेस्ट नहीं कर रही है जो अब, और कोई ना कोई ऐसा एविडेंस क्रिएट करा रही है वो कि बचाया जा सके इन मुलजिमों को। तो उस हालात के अंदर अगर कैंसिल भी कर दिया इन्होंने, कैंसिलेशन रिपोर्ट 173 के अंदर इनको कोर्ट के अंदर देनी पड़ेगी। फिर अल्टीमेटली डिपेंड्स, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि 173 की रिपोर्ट को प्रयूज़ करने के लिए कि क्या एविडेंस था कैंसिलेशन करने का, वैलिड रीज़न थे या नहीं थे। अगर कैंसिलेशन रिपोर्ट के अंदर कोर्ट ये समझती है कि भी कैंसिलेशन रिपोर्ट ठीक है, तो वो कैंसिलेशन रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर कोर्ट को ये महसूस हुआ कि पुलिस ने अनड्यू फेवर करने की शो किया है, तो वो कैंसिलेशन रिपोर्ट को वापस भेज सकती है। और तीसरा रेमेडी ये होगी कि कंप्लेनेंट को कहेगी कि आप कंप्लेंट फाइल करिए, प्रोटेस्ट पिटीशन डालिए, और प्रोटेस्ट पिटीशन के बेसिस के ऊपर मुलजिमों को 376 गैंग रेप में समन कर सकती है। फिर कर सकती है। तीन रेमेडी अवेलेबल हैं 173 में। अगर पुलिस ने जाति करके इसको कैंसिल कर दिया 376 केस को, तो अपने आप वो रिकमेंड कर सकते हैं, कैंसिलेशन रिकमेंड कर नहीं सकते, रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि FIR हैज बीन रजिस्टर्ड। FIR रजिस्टर से पहले तो वो कैंसिल करके फाइल कर सकते थे, पर FIR रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोर्ट की कंसेंट के बगैर नहीं वो इसको कैंसिल, कोर्ट ही अगर समझेगी रिपोर्ट सही है तो कैंसिलेशन एक्सेप्ट कर लेगी, अगर नहीं है वो उसको दोबारा रिमांड बैक कर देगी, पुलिस को कहेगी इसको
इनके खिलाफ एक्शन लो, या थर्ड ऑप्शन जज के पास यही होगी कि प्रोटेस्ट पिटीशन डालो और प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट ट्रीट करके उनके खिलाफ एक्शन ले। सर, जिस तरह से अब कुरुक्षेत्र पुलिस लेकर जा रही है, जैसी भी सूचना हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं जा रही है, और आप ही के प्रयासों से एक वकील भी महिला की, मैं सपोर्ट ही कहूँगा इसे, क्योंकि महिला इस समय उसको किसी का सहारा नहीं है। आपने इस संभावना को देखते हुए भी पुलिस प्रेशर ना डाले, कोई यानी कि लोग भी ऐसा बार बार सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस पैसे प्लांट कर सकती है, हालांकि ऐसा कहना जल्दबाजी है। क्या इस बात की संभावना अभी भी है, क्योंकि अब तो वकील साथ हैं और कहीं ना कहीं यानी कोर्ट के निर्देश पर वो साथ हैं, क्या इस बात की संभावना अभी भी है? और अगर पैसे की बरामदगी नहीं होती तो ये कितनी बड़ी हार के रूप में देखा जा सकता है? देखो, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक रिमांड का सवाल था, पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये रिमांड एक दिन का जो दिया गया, क्योंकि इनकी जो पहले डिक्लाइन हुआ था रिमांड, उसका रिवीजन अलाउ हो गया स्टेट का और रिमांड बैक हो गया। जज साहब ने यही सोचा होगा भी सुप्रीम कोर्ट ने जब मेरा ऑर्डर ही सेटिस्फाइड कर दिया, उन्होंने सम्मान करते हुए बड़ी अदालत का एक दिन का रिमांड दे दिया। पर मुझे ये अप्रीहेंशन थी, क्योंकि पहला जो 22 तारीख को जिस दिन लेडी को कोर्ट के अंदर पेश करके रिमांड मांगने की ड्यूटी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे सिग्नेचर नहीं है। इसका मतलब ये है कि लेडी ने सिग्नेचर, पुलिस जो ज़बरदस्ती गलत स्टेटमेंट लिख के उसके ऊपर, जो कि अमूमन होता है, मुलजम को पता भी नहीं होता पुलिस ने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, उस ज़बरदस्ती डंडा दिखा करके ज़बरदस्ती अंडर क्वेश्चन जो है उसके साइन करा लेते हैं। और मैंने ये प्रिकॉशन इसलिए ली कि ये एक लॉयर साथ में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटेरोगेशन। वो इसलिए ली कि लड़की के ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर करके उससे ज़बरदस्ती साइन ना करा ले। अगर लड़की ये समझेगी, और पैसे भी बरामद हो सकते, हाँ, अगर, हाँ यस, प्लांट भी कर सकते थे। अगर लड़की ये समझेगी कि मेरे से ये ज़बरदस्ती झूठा लिख के यस और नो करके मेरे से साइन कराना चाहते हैं, अगर लॉयर की प्रेजेंस के अंदर उसको इतना कम से कम हौसला तो होगा ना करने का, मेरे से गलत नहीं होगा, वो शी कैन से कि मैं नहीं करती, और लॉयर विल बी ए विटनेस। वो कल को अगर ज़बरदस्ती की तो लॉयर हुई सुपरवाइजिंग द इंटरोगेशन, वो आकर के कोर्ट में कहेगा कि जी मेरे सामने इन्होंने ज़बरदस्ती इसके साइन कराए हैं। इसलिए मैंने प्रिकॉशन ली। दूसरा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि 3rd डिग्री मैटर के लिए कि इसको कस्टडी में ले जाने के आगे इंटरोगेशन से पहले इसका मेडिकल कराओ। अब ये डिपेंड करता है सिस्टम, मेडिकल सिस्टम का, कि डॉक्टर वाकई में उसके कुछ टॉर्चर के निशान है, चोटों के निशान है, वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। अब ये पुलिस वाले तो मैनिपुलेट कर लेते हैं। देखो, मेरा तजर्बा अपनी लंबी ज़िंदगी का ये है कि किसी का कितनी चोटें हों, अगर पुलिस अपना बचाव करना चाहती है तो वो मामूली छोटी मोटी चीज़ दिखा करके वो ख़त्म करा देते हैं। मैनिपुलेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से जी, इजीली। डॉक्टर्स आर इजीली अप्रोचेबल, मैनेजेबल। वो तो उनको तो छोड़ो आप, सिस्टम को मैं तो आई डोंट हैव एनी फेथ इन एनी सिस्टम ऑफ द कंट्री। मैं नहीं विश्वास करता, ना जुडिशियल सिस्टम कहीं रह गया, इसकी गिरावट बहुत हो चुकी है, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट का हमारा ये है। अगर यही केस किसी गरीब आदमी के खिलाफ दर्ज हो जाता, अभी तक उसको छितर मार मार के, मैंने देखे, मैंने आइयों से बात की हुई है कि भैया ये गरीब आदमी ये तो था नहीं, कहते जी लड़की बोल रही है इसलिए हमें तो अरेस्ट करना पड़ेगा, और झूठे केस में अरेस्ट कर देते हैं, बाद में चाहे जो मर्जी उतरे, उससे कोई सरोकार नहीं है। हिंदुस्तान की पुलिस पे उपल साहब मुझे इसलिए भरोसा नहीं है कि आपको मैं रिपोर्टेड केस दे सकता हूँ जी, और आप पत्रकार हैं, बच्चे से वाकिफ़ हैं और हर एक एजेंसी से वाकिफ़ हैं जी। हमारे यहाँ पर एक केस दर्ज हुआ था जिसमें डेड बॉडी एक रिकवर हुई, पंजाब का केस था, डेड बॉडी रिकवर हुई, लेडी ने कहा कि ये मेरे लड़के की डेड बॉडी है, उसने एफआईआर दर्ज करा दी 6 आदमियों के खिलाफ। पुलिस ने आंख मीच के विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द केस प्रॉपरली उन 6 का चालान कर दिया, झूठे एविडेंस तैयार कर लिए और सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। मैटर
अपील अपने मेरे हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में थी, वहाँ पे अपील वाज पेंडिंग। दौराने आर्गूमेंट जब अपील लगी बहस से टाइम, तब ये पता चला मुल्ज़म पार्टी को कि वो कंप्लेनेंट जिसके मर्डर के लिए मुझे सज़ा हो गई है उम्र कैद, 5-5 साल से वो अंदर थे, अपील 5-6 साल के बाद निकली, वो तो जिंदा है, वो फलानी जगह पे बैठे हैं। हाई कोर्ट के जज ने वहाँ पे आदमी भेजे और वो जिंदा पाया गया। ये सिस्टम है हमारा। तो कैसे मैं एज ए लॉयर फेथ कर लूँ इस सिस्टम को? एवरीथिंग इज पॉसिबल। आम तौर पे हमें हमने बहुत नज़दीकी पुलिस अफसरों को जिनके साथ हम थोड़े बहुत जान पहचान है, उनसे पूछते हैं भी तुमने ये ऐसा काम क्यों किया? कि जी मेरे पे तो दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर? अरे भैया, तुम पॉलिटिशियन को यही काम रह गया क्या? किसी एक लड़की के साथ, लेडी के साथ इतनी जाती हो रही है, तुम्हारा यही काम रह गया क्या? वैसे तो तुम कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहाँ बेटी के साथ बेटी फंसाओ बेटी फंसाओ। तो ये आपको लग रहा है ऐसा है? तो सर आखिर में मेरा अंतिम सवाल है, आपसे चर्चा इतनी अच्छी हो रही है, मुझे लग रहा है जितने लोग देख रहे हैं शायद वो भी आज इस सिस्टम को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और उन्हें लगता होगा जो फिल्मों में चीज़ें आती हैं वो लगभग सही जैसी होती हैं। आखिरी सर सवाल मेरा ये है, हाई कोर्ट तक अगर ये मैटर चला जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब आप डिफेंड कर रहे हैं, अगर आपको लगेगा कि कहीं ज़्यादती हो रही है, नाजायज़ हो रही है, इंक्वायरी को बदलवाए जाने की ज़रूरत है, सीबीआई जांच की ज़रूरत है, आप हाई कोर्ट प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो करेगी नहीं, आप बता रहे हैं सरकार के प्रेशर में। क्या समझते हैं कि हाई कोर्ट के देखने का नज़रिया मामलों को अलग रहता है जिला अदालतों से? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो एंटीस्पेक्ट्रीज बेल होती हैं या और मामले होते हैं, यहाँ सज़ा हो जाती है, ऊपर जाकर हाई कोर्ट इतनी गहराई में देखता है कि कई बार जो जिसके साथ गलत हो रहा होता है वो बच भी जाता है। हाई कोर्ट के रास्ते खुले। ये तो एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपने कहा कि एजेंसी आप हाई कोर्ट तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं तो अपनी पार्टी को ये सजेस्ट करूँगा कि जो बिहेवियर मैंने आज तक देखा है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ 376 केस और आज के ये जो एपिसोड हो गया, इस एपिसोड को रिकॉर्ड को देखते हुए मैं नहीं समझता कि ये पुलिस जो है इस पॉलिटिकल प्रेशर के सामने इंसाफ लेडी को देगी। और इसके बेहतर ये है कि पुलिस कोई और एक्शन ले, उससे पहले मुझे तो ये भी डर है उपल साहब कि पुलिस कहीं और भी रिश्तेदारों को प्रेशर डालने के लिए औरों को भी इन्वॉल्व ना कर ले। ऐसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा डाउट है मुझे, क्योंकि वो कहते हैं और पूछताछ करनी है। अरे करप्शन केस में क्या पूछताछ करनी होती है औरों से? डिमांड मैंने कर रखी, मेरी वो पैसे बरामद हो चुके हैं, पैसे बरामद हो गए, इसमें तीसरा आदमी क्या करेगा? ये कोई मर्डर केस है कि उन्होंने वहाँ फलानी जगह बैठ के कॉन्स्पिरेसी करी है? तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे मुझे सोचने के लिए मजबूर हो गया हूँ मैं कि भी पुलिस की मंशा क्या है। पुलिस की मंशा पर सवाल लगा रहे हैं। बिल्कुल मंशा पुलिस पे भी एब्सोल्युटली अनफेयर है कहीं ना कहीं। और सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बहुत खुलकर सवालों के जवाब दिए। मुझे लगता है कि लगभग जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं ना केवल इसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बल्कि इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है, चल कैसे रहा है। क्योंकि जिनसे अभी अभी हमने बात की, ये हैं भूपेंद्र सिंह राठौर, जाने माने करनाल के ही नहीं, यानी एक अलग इनकी पहचान है वकीलों के अंदर, अधिवक्ताओं के अंदर। जो जजेस हैं बहुत रिस्पेक्ट से इनको देखते हैं, क्योंकि जितने मामले मैंने अभी तक इनके स्टडी किए हैं वो हर मामला यानी कहीं ना कहीं सिस्टम का सताया हुआ था। और ऐसा ही एक मामला आज भी प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप मामले में जो महिला है जिसके ऊपर हनी ट्रैप का आरोप लगा है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 7.25 लाख रुपए लिए थे, रंगे हाथों वो पकड़ी गई। 6 लाख रुपए उसके पास और हैं जिसकी बरामदगी के लिए आज पुलिस दबिश दे रही है। हालांकि वकील ज़रूर साथ में है, लेकिन जितने खुलकर सवालों के जवाब दिए उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि जितनी भी प्रैक्टिस भूपेंद्र सिंह राठौर जी की अभी तक रही है, सिस्टम से, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सवाल उठाए, पुलिस सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठाए। अब सवाल उठता है कि अगर तीनों ही सिस्टम पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता सवाल उठा रहे हैं तो आखिर इस देश में न्याय मिलेगा तो मिलेगा कैसे? सवाल ये भी अपनी जगह कायम रहेगा कि अंत में जो जांच है वो
यानी कि चलेगी तो पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर ही, और अगर पुलिस के ऊपर ही सवालिया निशान है तो आखिर फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता थे, उनका यानी कि पहले बात आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, अब सीबीआई जांच शुरू हुई, सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो मर्डर था। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके लिए पूरा मीडिया, पूरा सिस्टम किस तरह से घुटने टेक चुका है। उन्हें लगता है कि इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी थी। तो सवाल यहां पर यह है कि प्रताप पब्लिक स्कूल जो कि अपने आप में कहते कहलवाते, जैसा कि भूपेंद्र सिंह राठौर जी ने भी कहा कि वो इन्फ्लुएंस करने वाले यानी कि परिवार से आते हैं, और सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते भी हैं कि वो एक करोड़ोंपति फैमिली के व्यक्ति हैं। कितना उनका इन्फ्लुएंस सिस्टम के अंदर है ये हमें देखने और समझने की ज़रूरत है, जो कि हमें फिलहाल प्रत्यक्ष को कहते हैं, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रत्यक्ष भी सबने देखा। कहते हैं कि सूरज को, जो सूरज और दीपक की कहावत भी आपने सुनी होगी कि ये तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। ये बात भी कहीं ना कहीं चरितार्थ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह राठौर जी ने कि फिलहाल मामले के ऊपर यानी कि नज़र बनाए रखेंगे कि आखिर पूरा मामला किस तरह से आगे जाकर चलता है, कैसे जो कल है इस मामले के अंदर पुलिस अपडेट लेकर आती है, क्या महिला से कोई बरामदगी होती है या महिला से कोई बरामदगी पैसे की नहीं होती। अगर बरामदगी होती है तो जाहिर तौर पर महिला के लिए मुश्किल भरा समय शुरू हो जाएगा, और अगर बरामदगी नहीं होती तो जाहिर तौर पर अजय भाटिया की मुश्किलें ज़रूर बढ़ जाएंगी, क्योंकि सवाल रह रहकर अजय भाटिया पर ही उठ रहे हैं, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, गैंगरेप मामले के। करनाल का कोई भी व्यक्ति जो भी कमेंट करता है, कोई भी ऐसा क्यों नहीं मानता कि वो निर्दोष है, वो बेकसूर है। यानी छवि जो समाज में बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आपको पे भी करनी पड़ती है, ये लोगों के कमेंट्स बताते हैं। और यही बात भूपेंद्र सिंह राठौर जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने कही भी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस मामले में आगे जाकर क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।